नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के कथानकों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के उपरांत आज हम उनके बहु लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा के कथानक और कथानक शिल्प पर बात करेंगे। यद्यपि पतन उपन्यासकार का प्रथम उपन्यास है, तथापि चित्रलेखा से उन्हें उपन्यासकार के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त हुई। अतः विद्वानों की दृष्टि में चित्रलेखा को ही भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास स्वीकार करना चाहिए। स्थायित्व, रागात्मकता, रोचकता और प्रभाव इत्यादि वैशिष्ट्य के कारण उपन्यास साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय विधा है। भावक उसमें रूपायित जीवन में अपने जीवन को प्रतिबिंबित पाकर उसके साथ सहज रूप से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। भगवती चरण वर्मा एक लोकप्रिय कवि, कथाकार, नाटककार और उपन्यासकार थे। उन्होंने कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया, किंतु समय की धारा के साथ साथ वे साहित्य के अन्य रूपों को भी अपनाते चले गए। वर्मा जी किसी पूर्व निर्धारित मानदंडों को यथावत स्वीकार करने के पक्ष में कभी नहीं थे। उन्होंने उपन्यास के परंपरागत मान्य आधारों, कथानक, पात्र एवं चरित्र, संवाद योजना, परिप्रेक्ष्य और वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य में से परिप्रेक्ष्य तथा उद्देश्य को कथानक या घटना में ही समाहित करके घटना, चरित्र, भावात्मक संवेदना को उपन्यास के मूलाधार तथा उनकी प्रस्तुति को अनिवार्य माना। उनके औपन्यासिक कृतियों में उनकी इन्हीं मान्यताओं का सहज रूप में निर्वाह मिलता है। उपन्यास उपन्यासकार की यत्न पूर्वक कलात्मक अभिव्यक्ति होता है। सृजन से पूर्व उसके समक्ष स्वयं की, पाठक वर्ग की तथा सामाजिक साहित्यिक जगत की विचारधारा एवं अपने उद्देश्य के अनुरूप विषय का चयन कर उसके उपर्युक्त मार्मिक प्रभावी प्रसंगों के संयोजन एवं व्यवस्थापन की स्थिति आती है। उपन्यासकार बाहरी और आंतरिक जगत तथा अनुभवों से प्राप्त सत्य के परस्पर विशृंखलित भावसूत्रों को संग्रहित कर उन्हें कार्य कारण श्रृंखला में नियोजित करता है तथा अद्वितीय युक्त सरस रचना की सृष्टि करता है। वह अपनी सृजन विधि का एक परिकल्पित प्रारूप तैयार करता है जो अनेक संशोधनों, पुनर्लेखन की प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत अपेक्षित रूप प्राप्त करता है। भगवती चरण वर्मा अपने जिए भोगे जीवन के लघुतम प्रसंगों में से विषय चुनकर उन्हें कल्पना द्वारा विस्तार प्रदान करते थे। वे रचना का पूर्व प्रारूप बनाने के पक्ष में कभी नहीं थे। उनकी दृष्टि में सृजन काल में रचनाकार भावना पर दृष्टि केंद्रित रखता है, शिल्प पर नहीं, क्योंकि भावना के अभिव्यक्त होने के साथ साथ शिल्प का व्याकरण स्वतः पूर्ण होता जाता है। इसलिए पूर्व कल्पित प्रारूप व्यर्थ होता है। भगवती चरण वर्मा स्वयं भी कोई प्रारूप नहीं बनाते थे। उनकी तद्विषयक स्वीकारोक्ति है, विषय के चयन के बाद थीम बनाकर उस पर कई दिन तक सोचता हूं। कभी कभी 2-3 साल से भी अधिक लग जाते हैं विचार करते।
इस प्रकार पहले मेरे दिमाग में थीम आती है जो प्राय किसी या किन्हीं घटनाओं से संबंधित होती है और फिर लिखते समय थीम और घटनाओं के साथ पात्र स्वयं आते जाते हैं। कथानक का अर्थ होता है वह इतिवृत्त जिस पर किसी कथा कृति की रचना होती है। पाश्चात्य आलोचकों ने भी उसे रचना का मूलाधार या आधार स्तंभ स्वीकार किया है। वहां कथानक के लिए पैटर्न, फॉर्म अथवा रिदम शब्दों का प्रयोग मिलता है। पाश्चात्य विचारकों यथा शिपले ने कथानक को घटनाओं का संगठन माना, वॉल्टर ने कृति का ढांचा स्वीकार किया, पी एडगर तथा वी होगार्ड ने कथानक को घटनाओं की कृत्रिम कलात्मक योजना माना है, तो एडविन म्यो ने कथानक को घटना प्रवाह का चमत्कार मूलक कुशल संगुम्फन स्वीकार किया। एक कुक ने चरित्रों के गूढ़ जीवन के केंद्रों का अन्वेषण माना है। इस तरह से विभिन्न पाश्चात्य विचारकों ने कथानक को अपने अपने दृष्टिकोणों से विवेचित विश्लेषित करने का प्रयास किया। भारतीय समीक्षकों में जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन, डॉक्टर देवराज इत्यादि ने भी कथाकृति में सशक्त कथानक की अवस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। भगवती चरण वर्मा औपन्यासिक कृति में सुंदर और पुष्ट कथानक का होना अनिवार्य मानते थे। तद्विषय उनका मत है उपन्यास में कथा वस्तु का विस्तार ही एकमात्र विस्तार माना जा सकता है। अन्य प्रकार के विस्तार उपन्यास में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। वे ये भी मानते थे कि आरंभ, विकास, चरमोत्कर्ष तथा अंत के सोपानों से विकसित कथानक श्रेष्ठ होता है। चरमोत्कर्ष तक कथा का अपेक्षित विस्तार हो जाता है। इस समय भावात्मक संवेदना तीव्रतम होती है। अतः चरमोत्कर्ष पर समाप्त होने वाली रचना अधिक प्रभावी मानी जाती है। यदि कोई रचना इसके उपरांत भी अपना अस्तित्व रखती है तो वो पाठकों को उबाऊ और नीरस लगने लगती है। भगवती चरण वर्मा की प्रथम औपन्यासिक कृति पतन है, किंतु उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ होने के कारण चित्रलेखा को ही उनकी प्रथम कृति माना जाता है। डॉक्टर कुसुम वार्ष्णेय भी चित्रलेखा को ही वर्मा जी की प्रथम रचना मानने के पक्ष में हैं, क्योंकि वर्मा जी पतन उपन्यास को मात्र प्रयोग और चित्रलेखा को अपनी प्रथम रचना स्वीकार करते थे। इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी मित्र मंडली साहित्य सहचर श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि से मिली। उनके आग्रह पर वर्मा जी ने तदयुगीन साहित्य जगत में लोकप्रिय अनातोले फ्रांसकृत थाया कृति पढ़ी और उसके अंदर उनसे भी उत्कृष्ट रचना का सृजन करने का आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, जिससे चित्रलेखा रची गई। डॉक्टर भारत भूषण अग्रवाल के अनुसार विश्वविद्यालय की रंगमयी स्मृतियों
परिवेश में तैरते नैतिक प्रश्नों और पतन के सृजन के अनुभव ने लेखक को प्रोत्साहित किया और चित्रलेखा सृजित हुई। पतन में विवेचित पाप पुण्य की समस्या को ही लेखक ने नैतिक धरातल पर प्रेम की त्रिकोणीय कथा के माध्यम से विवेचित विश्लेषित किया है। प्रारंभ के आधार पर शेष कथा का विकास होता चला है। चित्ताकर्षक, हृदयग्राही प्रारंभ रचना की कलात्मकता का परिचायक होता है। भावक के मस्तिष्क में अंत तक उसकी स्मृति बनी रहती है। उपन्यास का प्रारंभ कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे चरित्र वर्णन के माध्यम से, वातावरण के अंकन के द्वारा या संवाद के माध्यम से। ये रचनाकार की व्यक्तिगत अभिरुचि पर निर्भर करता है कि वह अपनी कृति का आरंभ किस प्रकार से करता है, किंतु उस आरंभ का मूल कृति से संबद्ध होना नितांत आवश्यक अनिवार्य होता है। चित्रलेखा उपन्यास इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भगवती चरण वर्मा के सभी उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। इस उपन्यास में वर्मा जी ने उपक्रमणिका की योजना की है। इसमें आचार्य रत्नांबर तथा उनके शिष्यों के परस्पर संवादों के माध्यम से पाप और पुण्य की समस्या का उपस्थापन किया गया है। शिष्यों श्वेतांग और विशाल देव की पाप पुण्य को जानने की जिज्ञासा हेतु आचार्य रत्नांबर उन्हें उनकी प्रवृत्ति अनुसार पाटलिपुत्र के युवा सामंत बीजगुप्त तथा योगी कुमारगिरी के पास छोड़ने का निश्चय करते हैं, किंतु पहले वे उनका संक्षिप्त परिचय अपने शिष्यों को दे देते हैं, जिससे उन्हें अपने आप को उनके अनुकूल ढालने में कोई समस्या ना हो। वस्तुतः अगर हम ध्यान से देखें तो भगवती चरण वर्मा द्वारा नियोजित उपक्रमणिका व्यर्थ है, क्योंकि उसे हटा देने पर भी मुख्य कथा में कोई अंतर नहीं आता। बीजगुप्त के केली भवन के चित्रण के साथ कथा का वास्तविक आरंभ मानना उचित होगा। क्षेत्रीय श्वेतांग युवा ब्रह्मचारी ऐश्वर्य और विलासपूर्ण जीवन का आकांक्षी था, अतः आचार्य रत्नांबर उसे ऐश्वर्य, विलास और भौतिक सुख उपयोग में लिप्त सामंत बीजगुप्त के संरक्षण में छोड़ना अधिक उचित समझते हैं। वे जिस समय अर्धरात्रि में श्वेतांग के साथ बीजगुप्त के केली भवन में प्रवेश करते हैं, उस समय भी वे नर्तकी चित्रलेखा के साथ विलास में मग्न थे। ब्राह्मण विशाल देव की रुचि ज्ञान, भक्ति, साधना, संयम, तप इत्यादि में थी, अतः रत्नांबर ने उसे साधना, तपस्या, योग, संयम, नियम द्वारा इच्छाओं और वासनाओं को वशीभूत कर शरीर को तपाते हुए स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक योगी कुमारगिरी से दीक्षित कराना उचित समझा।
वे अपने दोनों शिष्यों को 1 वर्ष उपरांत पुनः आश्रम में आकर अपनी अपनी धारणा बताने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार अपने शिष्यों को योग्य अभिभावकों के संरक्षण में सौंपकर आचार्य साधना के शुष्क क्षेत्र में प्रस्थान कर जाते हैं। बीजगुप्त के केली भवन विलास मग्न बीजगुप्त और चित्रलेखा के वर्णन के उपरांत लेखक ने उस दृश्य को वहीं छोड़ दिया है और चित्रलेखा के अतीत से पाठकों का परिचय कराना उन्होंने उचित समझा। पाठक को अपनी उपस्थिति से अनभिज्ञ रखते हुए लेखक नेपथ्य से कथावाचन करने लगते हैं, किंतु भावक को उनकी उपस्थिति का स्पष्ट आभास बना रहता है। प्रेम के त्रिकोणात्मक कथा की मुख्य रेखा चित्रलेखा से लेखक ने पाठक का परिचय कराया। चित्रलेखा सुंदर थी। युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त होने पर वह संयम और नियम को अपना लेती हैं, किंतु कृष्णादित्य के संपर्क में आने से उनके अंदर प्रेम की भावना पनपने लगती है। दोनों जीवन पर्यंत साथ रहने का संकल्प करते हैं, किंतु समाज उनके संकल्प पर अपनी मोहर नहीं लगाता। गर्भवती चित्रलेखा और कृष्णादित्य को उनके परिवार वाले बहिष्कृत कर देते हैं। चित्रलेखा पुत्र को जन्म देती हैं। सामाजिक भर्त्सना और तिरस्कार से क्षुब्ध कृष्णादित्य आत्महत्या कर लेता है और चित्रलेखा का पुत्र भी अल्पजीवी रहता है। निस्सहाय निराश्रित चित्रलेखा एक नर्तकी के आश्रय में रहते हुए उससे संगीत और नृत्य की शिक्षा ग्रहण करती है। अपने स्वर माधुर्य, नृत्य निपुणता और अभूतपूर्व सौंदर्य से वह शीघ्र ही पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी का पद प्राप्त करती है। वह नर्तकी है, वैश्या नहीं। अतः वे समुदाय के सम्मुख तो आती है, पर व्यक्ति से संपर्क नहीं करती। व्यक्ति संपर्क से वह हमेशा अपने आप को दूर रखती है। प्रतिष्ठित प्रभावशाली सामंतों की प्रणय याचना को ठुकराने वाली चित्रलेखा मौर्य जनपद के युवा, सुंदर, प्रभावी सामंत बीजगुप्त से प्रभावित होकर उसके केली भवन की साम्राज्ञी बनती है। वे बीजगुप्त से प्रेम करने लगती हैं। बीजगुप्त भी उसे पत्नीवत सम्मान देते हैं। आचार्य रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को कभी भी भूलते नहीं हैं। वे पाठक को उनके विषय में भी लगातार बताते चलते हैं। श्वेतांग क्षत्रिय ब्रह्मचारी था। उसका क्षेत्र ज्ञान था। उसने दर्शन, स्मृतियों, साहित्य, व्याकरण इत्यादि का गहराई से अध्ययन किया था, किंतु यौवन की मादकता और नारी के आकर्षण से वह अनभिज्ञ था। बीजगुप्त के भवन में रहते हुए उसका परिचय मदिरा और स्त्री से होता है। मदिरापान से उन्मत्त चित्रलेखा को रात्रि में उसके भवन तक पहुंचाते हुए वह अपने में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन अनुभव करता है।
चित्रलेखा को मदिरा का पात्र देते समय उसके हाथों का स्पर्श उसे रोमांचित कर देता है। चित्रलेखा के कहने पर वह मदिरा पान कर संयमच्युत होता है तथा चित्रलेखा से प्रणय याचना कर अपने स्वामी से विश्वासघात करता है। चित्रलेखा उसे उसकी वास्तविक स्थिति, सेवक और गुरु भाई का स्मरण कराती है। ग्लानि और लज्जा से युक्त श्वेतांग बीजगुप्त से क्षमा मांगता है। विशाल देव कुमारगिरी के तेज और संयम से मंडित व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। वह अपने स्वामी के आदेशानुसार योग और साधना में निरंतर लिप्त हो जाता है। कथा का स्वाभाविक विकास रचना की रोचकता और गहनता को अक्षुण्ण रखता है। प्रारंभ में संकेतित घटनाएं ही मध्य भाग में विकसित होती हैं तथा उनसे स्फुरित अंतर कथाएं कथा को चरम सीमा की ओर अग्रसित करती हैं। इस समय कथा प्रवाह में अत्यधिक गतिशीलता अथवा शैथिल्य नहीं होना चाहिए। लेखक का अनावश्यक हस्तक्षेप भी यहाँ अनुचित है। चित्रलेखा में कथा का विकास अत्यंत स्वाभाविक ढंग से हुआ है। कथाएं कार्य कारण की श्रृंखला में आबद्ध, सुगठित और स्वाभाविक है। प्रारंभ की कथा ही अंत तक विकसित होती चलती है। लेखक ने कथा विकास के लिए विभिन्न प्रविधियों, परिच्छेदीकरण, वर्णनात्मक इत्यादि का सहारा लिया है। पात्रों की क्रिया प्रतिक्रिया, पात्रों के संवाद, समस्या निरूपण, बाधा निराकरण, सहयोगात्मक घटनाओं इत्यादि का भी उन्होंने कुशल प्रयोग किया है। चित्रलेखा में छोटे छोटे 22 अध्याय या हम उन्हें परिच्छेद कह सकते हैं जिनमें कथा विकसित हुई है। परिच्छेदों के प्रारंभ में दी गई दार्शनिक टिप्पणियां पाठक की मनस्थिति से संबद्ध होने के कारण आरोपित नहीं लगती। उदाहरण स्वरूप, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। तथा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो दूसरे के व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दबा देते हैं और उसको अपना दास बना लेते हैं। निर्जन पथ में रास्ता भूलकर बीजगुप्त और चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटिया में आश्रय लेने आते हैं। स्त्री को अंधकार, माया, मोह समझने वाला कुमारगिरी बीजगुप्त के साथ चित्रलेखा की उपस्थिति से संकुचित होता है और कहता है, स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है, वासना है। ज्ञान के आलोकमय संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं। शुद्ध और अपमानित चित्रलेखा उसे प्रत्युत्तर देती हैं, प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम है। पैना व्यंग्यपूर्ण उत्तर कुमारगिरी को हतप्रभ कर देता है। उनमें कर्म, शांति, शून्य, सत्य आदि गंभीर विषयों पर वाद विवाद होने लगता है। चित्रलेखा कुमारगिरी के आकर्षक व्यक्तित्व से और कुमारगिरी
चित्रलेखा के ज्ञान और सौंदर्य से प्रभावित होते हैं। उनके परस्पर आकर्षण का आभास बीजगुप्त को उद्विग्न कर देता है, किंतु चित्रलेखा उसे शांत करते हुए कहती हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। वास्तव में चित्रलेखा बीजगुप्त को धोखा देती हैं। लेखक ने उक्त कथांश में पात्रों के परस्पर संवाद, क्रिया प्रतिक्रिया तथा आत्मगोपन संवाद की एकाधिक प्रवृत्तियों का एक साथ अवलंब लिया है। अपने अगले वक्तव्य में हम चित्रलेखा कथानक की कथा को और अधिक समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आयोजित तर्क सभा में चित्रलेखा अपनी तर्क के माध्यम से विजयी होती हैं, किस प्रकार से उनमें और कुमारगिरी में परस्पर आकर्षण बलवती होता है और ये कथा निरंतर विकसित होते हुए अंत को प्राप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।